नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर सुपरटेक के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई और यह खबर इसी से ही जुड़ी हुई है। तो नोएडा से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर बिल्डर ग्रुप सुपरटेक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह बड़ा अपडेट आपको हम प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर नोएडा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। बिल्डर ग्रुप सुपरटेक पर एफआईआर दर्ज की गई है और बायर्स के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगा है ग्रुप पर। यह बड़ा अपडेट हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर घर देने के नाम पर सुपरटेक ग्रुप की धोखाधड़ी सामने आ चुकी है। सुपरटेक के सीएमडी आर.के. अरोड़ा के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है और डायरेक्टर मोहित अरोड़ा समेत 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ब्रजवीर सिंह नाम के एक शख्स ने सेक्टर 58 कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इको विलेज 1 में घर देने के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी की गई। तय समय पर कंपनी ने बायर्स को घर नहीं दिया है, यह बड़ा आरोप बायर्स ने कंपनी ग्रुप के ऊपर लगाया है। तो यह बड़ा अपडेट आपको प्राइम न्यूज पर हम दे रहे हैं, जहां पर बिल्डर ग्रुप सुपरटेक पर एफआईआर दर्ज की गई है। बायर्स के साथ धोखाधड़ी का पूरा मामला है और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है बायर्स ने। घर देने के नाम पर सुपरटेक ग्रुप ने धोखाधड़ी की है और सुपरटेक के सीएमडी आर.के. अरोड़ा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। डायरेक्टर मोहित अरोड़ा समेत 9 के विरुद्ध भी एफआईआर पंजीकृत हुई है। ब्रजवीर सिंह नाम के एक शख्स ने सेक्टर 58 कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया है। इको विलेज 1 में घर देने के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है। तो नोएडा से बड़ी खबर सामने आई है। यह बड़ा अपडेट हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर बिल्डर ग्रुप सुपरटेक पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो बायर्स के साथ धोखाधड़ी का बड़ा आरोप लगाया गया है ग्रुप पर। बायर्स ने धोखाधड़ी का गंभीर आरोप दर्ज कराया है और घर देने के नाम पर सुपरटेक ग्रुप की धोखाधड़ी एक बार फिर से सामने आई है। सुपरटेक के सीएमडी आर.के. अरोड़ा और डायरेक्टर मोहित अरोड़ा समेत 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो आर.के. अरोड़ा और मोहित अरोड़ा दोनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है और ब्रजवीर सिंह नाम के एक शख्स ने सेक्टर 58 के थाने में यह पूरा का पूरा मामला दर्ज कराया है। और इस पूरे मामले पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विजय गौड़ नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो विजय, सबसे पहले समझना चाहेंगे पूरा मामला क्या है? जी, मैं बता दूं ये सुपरटेक विलेज 1 का मामला है, जहां पे सुपरटेक के जो सेल्स के जो अधिकारी हैं, एक व्यक्ति को फ्लैट के नाम पर देने को उन्होंने ठगी करी है, बताने 35 लाख रुपए, और जो नकली कागजात बनाकर इस पूरे इनको फ्लैट देने का काम कर, वहीं पीड़ित लगातार इनसे कई चक्कर काटने के बाद भी जो सेल्स के जो अधिकारी थे, लगातार जो सुपरटेक के सीएमडी आर.के. अरोड़ा और जो इनके डायरेक्टर मोहित अरोड़ा, लगातार इनके पास उन्होंने कई चक्कर लगाया और कई इन्होंने एप्लीकेशन और कई ऐसी चीजें जो नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह को दी। जैसे इस मामले की पूरी जानकारी नोएडा कमिश्नर आलोक सिंह को दी, आलोक सिंह ने तुरंत ही थाना 58 को इस पूरे मामले को बताया और तुरंत ही संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है इन दोनों लोगों के खिलाफ। तो इसमें जो बायर है उसने क्या गंभीर आरोप लगाया कि इन्होंने किस तरह की धोखाधड़ी की है? जी, जो बायर्स का ये कहना है कि ये फर्जी कागजात इन्होंने हमको दिए हैं और इस तरह का कोई भी फ्लैट हमारे यहाँ पर बुक नहीं हुआ है। जब जैसी इसकी जानकारी 58 थानों को मिली, थाना 58 पुलिस ने इसको तत्काल प्रभाव उनके एप्लीकेशन लेके संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और उसके बाद तफ्तीश जारी है। जो पीड़ित का ये भी कहना है कि कोई उनका पहला ऐसे वायरस नहीं है, 2022 में देने की पोजीशन था, पर जो इनके पास जो कागजात मिले, कागजात सही कागजात नहीं है, तो उसको देखते हुए नोएडा के कमिश्नर आलोक सिंह ने नेतृत्व में तुरंत इस पर कार्रवाई की गई है इसके अंदर। जी, तो विजय, हम आपसे यहाँ पर ये समझना चाहेंगे, आप जो बता रहे हैं उसके अनुसार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि पेपर दिए गए, डील की गई, लेकिन जब जाकर मौके पर मुआयना किया गया तो वो बिल्डिंग या वो फ्लैट उनके नाम पर है ही नहीं। जी, बिल्कुल, ये जो बायर का ये कहना है कि 34 लाख रुपए की जो डीलिंग हुई थी, तो सेल्स अधिकारी जो सीएमडी आर.के. अरोड़ा से लेकर जो डायरेक्टर को बताया गया था, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं जिस तरीके से वो सुपरटेक को पहला मामला नहीं, इससे पहले भी इनके खिलाफ कई ऐसे संगीन धाराएं दर्ज हो चुका, कई ऐसे बायर्स हैं जो लगातार ऐसे अपने खून पसीने की कमाई से जो फ्लैट बुक कराते हैं और उनको फ्लैट अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ये पहला ऐसा जो मामला होगा जो फर्जी कागजात बनाकर इनको जो दिया गया है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो सुपरटेक के जो सेल्स के जो अधिकारी हैं वो कौन से कागज जो इनको फर्जी बनाए गए, इसमें भी जो नोएडा थानेदार पुलिस भी जांच कर रही है। ठीक है, हमारे साथ इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए
हमारे साथ संवाददाता मेघना सचदेवा भी जुड़ी हुई हैं। तो मेघना, सबसे पहले समझना चाहेंगे कि लगातार सुपरटेक के विरुद्ध शिकायतें की जाती रही हैं पहले भी, अब ये नया मामला क्या सामने आया है? बिल्कुल आलोक, अगर देखा जाए ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सुपरटेक समेत कई ऐसी कंपनीज रही है, कई ऐसे ग्रुप रहे हैं जिन पर बायर्स ने बहुत बड़े केस या आरोप लगाए हैं, खासकर धोखाधड़ी। अपनी मेहनत और पसीने की कमाई से एक व्यक्ति घर लेने की कोशिश करता है, लेकिन सुपरटेक जैसी कंपनियां हैं जिन पर बार बार ऐसे केसेस होते हैं और कार्रवाई नहीं होती। ये नया मामला सामने आया जहाँ पर सुपरटेक ग्रुप के CMD RK अरोड़ा और डायरेक्टर मोहित अरोड़ा समेत 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही आपको बता दें आलोक, जसवीर सिंह ने सेक्टर 58 कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। सभी को इको विलेज 1 में घर देने के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी का ये मामला सामने आया है। और साथ ही साथ अधिकारियों ने पीड़ित को स्कीम ऑफर कर ये लालच दिया था कि सन 2022 तक उन्हें उनके सपनों का घर दिया जाएगा, लेकिन ये वादा बिल्कुल झूठा निकला। और सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत बड़ा खेल किया गया आलोक। सेल्स अधिकारियों और CMD RK अरोड़ा के साथ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी कराई गई थी, उसके बावजूद भी बहुत बड़ी धोखाधड़ी सामने आई, जिसको लेकर सेक्टर 58 थाने में मुकदमा आरोप दर्ज कराया गया है। जी, तो मेघना, मतलब इससे बिल्कुल ये बात साफ निकलकर सामने आती कि जो पेपर्स दिए गए उस तरह का कोई भी वहां पर फ्लैट है ही नहीं, मतलब इनको पूरी तरह से बेवकूफ बनाया गया। बिल्कुल आलोक, यहाँ पर धोखाधड़ी का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, नेक्सस चल रहा है। और ये आज से नहीं, बिल्डर्स का ये खेल बहुत पहले से चला आ रहा है। बहुत से ऐसे तमाम मामले सामने आए जहाँ पर अपनी मेहनत की पसीने की कमाई से इंसान घर लेने के लिए जाता है और तमाम ऑफर्स और धोखाधड़ी कर इस तरह के जो बायर्स होते हैं उनको फंसा दिया जाता है, उनको ऑफर दिए जाते हैं, उनको प्रलोभन दिया जाता है। उसके बाद ये बड़े बिल्डर्स इस तरह का काम करते हैं और उनको घर के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है बायर्स को। जी, तो मेघना, इसके पहले भी इनके ऊपर तमाम इस तरह की जांच हो चुकी है। इनको सुप्रीम कोर्ट भी सख्त गाइडलाइन दे चुका है कि जो आप समय सीमा निर्धारित करते हैं उसी के अंदर आपको मकान देना है, लेकिन ये लगता सुधर नहीं रहे। बिल्कुल आलोक, देखिए यहाँ पर हमें समझना होगा कि अधिकारियों की मिलीभगत कहीं ना कहीं सामने आती है जब ऐसे मामले सामने आते हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद, प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद आखिर ऐसा क्या होता है कि 2022 तक अगर घर देने का प्रॉमिस किया गया है, अगर वादा किया गया है, उस वादे के साथ इतना बड़ा खेल कर दिया गया है। आखिर अधिकारी कहाँ पर है? जो कार्रवाई की जाती है, जब गाज गिरती है, उस गाज का असर आखिर क्यों नहीं नजर आता है? अधिकारियों की मिलीभगत कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर आलोक जरूर सामने आ रही है। जी, तो अब इसमें बायर्स का क्या कहना है? बायर्स अब क्या चाहते हैं इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए आलोक, उनका यही कहना है कि घर, जिस घर का उन्हें वादा किया गया, उनके सपनों का घर, उनके पसीने और खून मेहनत की जो कमाई होती है उसका घर, जो हर व्यक्ति का सपना होता है, वो पाई पाई जोड़कर वो घर चाहता है, उनको ये घर दिया जाए। उनका यही कहना है। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को लिखा भी है, कई बार शिकायत भी दर्ज कराई और आखिरकार उन्होंने सेक्टर 58 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। अब इस मामले को लेकर उनका यही कहना है कि कार्रवाई की जाए, साथ ही उन्हें उनका जो सपनों का घर है वो दिया जाए। ठीक है, जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। हम अपने संवाददाता विजय के पास एक बार चलते हैं। विजय, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि जो बायर्स हैं जिन्होंने शिकायत की है, किन किन धाराओं पर इन्होंने इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराया और उनकी मांगे क्या है? जी, जो अगर शिकायतकर्ता की बात की जाए तो धारा 420, 467, 468, 471 और 406, 323, 504, 506 के तहत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जी, ठीक है विजय, जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर विवेक पाठक भी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले कि पूरा मामला क्या है और इसमें जो बायर्स हैं उनकी शिकायतें क्या हैं? देखिए आलोक, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की स्थितियां हैं, जब ये आप पूरा FIR पर नजर डालते हैं तो आपके सामने ये एक स्पष्ट बात आती है कि कहीं ना कहीं बायर्स को भ्रमित किया जाना। पूरा एक कॉकस चलता है कि जिसमें कि उनको अलग अलग स्कीम का ऑफर दिखाना, लालच देना। उसके बाद जब आप उनकी गाड़ी कमाई को यूज कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर उसको जब वो लोन ले लेता है और बैंक का भी कर्जा लेने के बाद भी अगर उसके पास प्रॉपर्टी ना हो, उसका वो जो सपना का घर है अगर वो उसको ना मिले समय पर, तो ये उसके लिए सबसे बड़ा जो है सवाल खड़ा होता है आखिरकार कि किस स्थिति में उसने इतना बड़ी रकम जो है वो दिया वहां पर, और उसके बाद में फिर वो कर्जा भी लेता है। लेकिन कर्जा लेने के बाद स्थितियां जो होती है, जब उसके पास परेशान के लिए जब स्थितियां नहीं बनती हैं और जिस तरह की जो व्यवहार के तौर पर अगर जो सुपरटेक के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं जो पीड़ित के द्वारा, तो ये बहुत अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार कि ये पूरा जो कॉकस है, क्योंकि अभी तक देखिए ये सिर्फ एक FIR नहीं है, ये इस तरह की जितने भी जो पहले शिकायतें हुई है, ये तो क्योंकि आपको ये मानना होगा जब भी उत्तर प्रदेश पुलिस के पास इस तरह की शिकायतें पहुंचती हैं तो पहले मामला जांच में जाता है, क्योंकि जब IPC की धारा 420 में हम लोग जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पहले जांच पड़ताल की जाती है, उसके बाद
पुलिस के आला अधिकारियों के आदेश के बाद ही ये एफआईआर दर्ज की जाती है। और जिस तरह की गंभीर धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जिस तरह से खुद विजय भी हमारे जो संवाददाता है नोएडा से बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस की पास भी और जिस तरह की स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं साक्ष्य और सबूत है पीड़ित की तरफ से प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके बाद से ये माना जा रहा है कि जो आरोप है एफआईआर जिन पर दर्ज हुई है वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि इस पूरे मामले पर हमने सुपरटेक की तरफ से जो है बातचीत करने की कोशिश की है, वहां के जो पीआरओ है उनसे हमने बातचीत किया, जो है कोशिश की है, तो उन्होंने इस अभी अपनी तरफ से इस एफआईआर के होने की कोई भी जानकारी से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने यह बात जरूर रखी है कि अगर कुछ भी ऐसा होगा तो वो अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो नाराजगी है जो बायर्स की है, वो अगर अब कानूनी रूप से अब जो है शिकायत दर्ज होती है, तो सबसे बड़ी बात यह कि इतने बड़े जो अगर बिल्डर्स का जो लॉबी है, वो जो कॉकस है, उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इस तरह की कार्यशैली के ऊपर जिस तरह से रेरा ने और उत्तर प्रदेश सरकार और चाहे वो न्यायपालिका की तरफ से भी जो गाइडलाइंस हो, तो सीधे सीधे तौर पर इस तरह की बिल्डर्स लॉबी के खिलाफ सीधे सीधे तौर पर एक्शन लेने के आदेश हैं। अब ये देखना होगा कि जो ये एफआईआर हुई है उसके बाद जिस तरह से देखिए, क्योंकि पूरे मालिकान के साथ की अगर बात करें तो मोहित अरोड़ा का भी नाम इसमें शामिल है। और साथ ही साथ विवेक जी हमारे साथ पीड़ित जुड़े हुए हैं, भारत आर्या, एक बार उनके पास भी चलते हैं। तो भारत, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि सुपरटेक का जो लगातार खेल चल रहा है, तमाम शिकायतकर्ता सामने आ चुके हैं, आपके साथ किस तरह की धोखाधड़ी हुई है? सर 2017 में मैंने अपना फ्लैट बुक किया था सुपरटेक में, नियर अबाउट दिसंबर लास्ट में। तो उन्होंने बोला था कि विद इन 36 मंथ आपको आपका फ्लैट मिल जाएगा, और जब तक आपको आपका फ्लैट नहीं मिलेगा तब तक आपको ना तो कुछ एक्स्ट्रा पे करना है, और तब तक ईएमआई भी हम ही पे करेंगे आपकी, जो आप बैंक का लोन लोगे। और उसके बाद में जब लोन हुआ, लोन होने के बाद में फिर उन्होंने ईएमआई पे करना भी बंद कर दिया। कुछ ही दिन पे किया, लगभग 6 to 7 मंथ। उसके बाद में उन्होंने कुछ भी पे नहीं किया। और उन्होंने ये भी बोला था कि जब तक आपको फ्लैट नहीं मिलेगा तब तक पर मंथ हम आपको 7,500 रुपए वो भी देंगे रेंटल। वो भी उन्होंने 2 या 3 मंथ दिया, उसके बाद में वो भी नहीं दिया। और उन्होंने ये बोला था कि ये जो हमारा फ्लैट है, ये जो बिल्डिंग है, ये रेरा रजिस्टर्ड है, और जो भी बिल्डिंग रेरा रजिस्टर्ड होती है उसी पे लोन मिलता है अकॉर्डिंग टू जो लॉ है। लेकिन वो बिल्डिंग रेरा रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो उसमें जो एल&टी बैंक ने जो हमें लोन दिया है और जो सुपरटेक है, दोनों आपस में मिले हुए थे, और एल&टी बैंक ने लोन दिया हमें विदाउट, वो रेरा रजिस्टर्ड भी नहीं थी, तब भी हमें लोन दिया। और अकॉर्डिंग टू जो मेरे डॉक्यूमेंट साइन हुए थे, जो सुपरटेक को वो दे सकते थे, डिसबर्स कर सकते थे अमाउंट, वो 10 लाख तक कर सकते थे। लेकिन उन्होंने मुझे बिना बताए ही, बैंक ने लगभग 18.5 लाख रुपए डिसबर्स कर दिए, मुझे बिना बताए। जब मुझे इस बारे में पता चला, वो मुझे 4 या 5 दिन बाद पता चला, तब उन्होंने मुझे बैक डेटेड रसीद काट के दी स्लिप कि आपका इतना अमाउंट ट्रांसफर हो गया। फिर मैंने उनको बोला कि आपने मेरी इन्फॉर्मेशन के बिना क्यों ट्रांसफर किया इतना अमाउंट। लेकिन मैं उनके ऑफिस गया, फिर उन्होंने मुझे धमकाया और वहां से निकाल दी। तो भारत, इसके पहले रेरा ने भी तमाम आदेश दे रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन लेने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो समय सीमा निर्धारित की गई है उस समय सीमा में पोजीशन देना ही देना है। उसके बावजूद भी ये लोग सुन नहीं रहे। नहीं सुन रहे सर, ये पोजीशन की क्या बात। अब तो ये लोग बोल रहे हैं कि वो बनेगा ही नहीं प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट बनेगा ही नहीं। अब वो ये बोलते हैं कि वो प्रोजेक्ट जो है स्क्रैप हो चुका है, वो नहीं बनेगा। हमारे पास डेली कॉल आती है सुपरटेक से कि आप मिसगुन कोई प्रोजेक्ट है कोई, कि उसमें आप ले लीजिए। अब मैंने मिसगुन के बारे में पता किया, वो जो है जो पीएम आवास विकास योजना जो होती है उसके तहत वो बनने थे, और उनकी जो कीमत है 18 लाख 20 लाख इतनी है। वो कस्टमर को कितना दे रहे हैं, 48 लाख में, 50 लाख में, वो उधर ट्रांसफर कर रहे हैं जी। तो मतलब भारत, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से एक प्रायोजित धोखाधड़ी है, कि पहले से प्लानिंग कर ली गई थी कि हमको इसमें बेवकूफ लोगों को बनाना है। यस सर, ये पहले से ही इनका था, प्लान था ये, इसमें सुपरटेक का भी और एल&टी का भी। और ये नोएडा में और ग्रेटर नोएडा का ये पहला केस ऐसा हुआ है मेरी तरफ से, जो डायरेक्ट एक साथ दोनों के खिलाफ एफआईआर हुई है, एल&टी के खिलाफ भी और सुपरटेक के खिलाफ भी। ठीक है। और ये जो वकील थे मेरे, के सिंह थे और भूपेंद्र सिंह थे, इनके थ्रू मैंने ये। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पूरी की पूरी समस्या यहाँ पर
ऑन एयर बताने के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर विवेक पाठक जी लगातार जुड़े हुए हैं। तो विवेक जी, जिस तरह से आपने सुना कि भारत को भी किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया, इनका कहना है कि मुझसे पैसे ले लिए गए और जब मैं वहां पर जाता हूं तो वहां पर निर्माण कार्य हुआ ही नहीं और साथ ही अब वहां पर निर्माण कार्य होना भी नहीं है। देखिए, भारत के बारे में आपको बता दूं कि जो पीड़ित हैं जिनकी तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है थाना सेक्टर 58 में, वो भरत जो है ब्रजवीर के बेटे ही हैं जी। और जिस तरह से हमारे पीड़ित से बात हुई है तो ये बात तो साफ के आपके समझ में आया होगा कि देखिए 3 पॉइंट है इसमें। पहली चीज कि आपको लुभावनी स्कीम का लालच दिया गया, बिल्कुल सही, कि आप आ जाइए, बैंक से आपको हम लोन कराएंगे, आपको ईएमआई नहीं देनी होगी जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलेगा, या फिर अगर ये कह दिया जाए कि भाई आपको रेंटल उसका दिया जाएगा जब तक पोजीशन में अगर आप लेट होते हैं। तो इस तरह की बातें की जाती हैं। ईएमआई देने लगे लेकिन कुछ समय बाद उसको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि निश्चित रूप से बात है कि जो लोन है वो बैंक निश्चित रूप से पीड़ित के नाम पे ही किया होगा। और ऐसी स्थिति में ये भी जांच का विषय है कि ये भी देखा जाए कि जितनी भी बैंक से लोन हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्डर और बैंक के अंदर बैठे हुए कुछ कर्मचारियों की जो साठगांठ होती है जिसके बाद ये पूरा कॉकस काम करता है, और ये भी इस मामले में जिस तरह से बात सामने निकल के आई है वो कहीं ना कहीं बैंक के बैठे हुए उन कर्मचारी और साथ ही साथ विवेक जी, हमारे साथ पीड़ित पक्ष के इस वक्त वकील भी जुड़े हुए हैं, भूपेन जी। उनसे भी हम एक सवाल लेते हैं कि भूपेन जी, किन किन धाराओं में आपने केस दर्ज कराया है और किस तरह की धोखाधड़ी हुई है आपके क्लाइंट के साथ? भूपेन जी। जी जी, ये जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है जी 420, 467, 468, 471, 406, 323, 504, 506 आईपीसी के अंतर्गत ये सारा मामला मुकदमा पंजीकृत हुआ है जी। इसमें देखने वाली बात ये है कि जब एक बिल्डर बायर के साथ एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करता है तो वहां उसको एक पेमेंट प्लान दिया जाता है कि जैसे जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगा उसी हिसाब से आपको पेमेंट करना हो। इस मामले में देखने में ये आया है कि बैंक ने बिना कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर करे ही वो पूरा पैसा बिल्डर के खाते में ट्रांसफर कर दिया, जबकि ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जैसे जैसे आपका कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगा ऐसे ऐसे हम आपको पेमेंट रिलीज करते रहेंगे। और देखने वाली मेन चीज ये है कि जो प्रोजेक्ट प्लान सुपरटेक ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को दिया है उसमें इस पूरे टावर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। लगभग 35 मंजिला ये टावर है, तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर का ये इन्होंने धोखाधड़ी लोगों। ठीक है भूपेन जी, हमारे साथ हमारे चैनल के एग्जीक्यूटिव एडिटर विवेक पाठक जी भी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आप भी कुछ इनसे प्रश्न अपने पूछ सकते हैं। देखिए भूपेन जी से मेरा एक सवाल है, जिस तरह से अभी हम बात करते आलोक की साफ तौर पे कहा गया कि कहीं ना कहीं बैंक की और बिल्डर लॉबी की कहीं ना कहीं ये पूरा कॉकस बनता है। जो ट्राई जिस लेवल पे जो एग्रीमेंट बता रहे हैं जिसमें कि साफ तौर पे कहा गया था कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा वैसे वैसा फंडिंग रिलीज होगी, लेकिन आखिरकार इसको किस कंडीशन में चेंज किया गया होगा? क्या भूपेन जी इसमें बैंक के कर्मचारियों के खिलाफ भी कोई एक्शन की बात की गई है या फिर उनके बारे में भी कहीं ना कहीं बात लिखी गई है, कोई शिकायत उनके बारे में भी कही गई है? बिल्कुल साहब, हम इसमें कोर्ट ने जो आदेशित किया है उसमें L&T कंपनी के जो डायरेक्टर हैं और कंपनी दोनों को पार्टी बनाया गया है, एक्यूज हैं वो इसमें। किसी भी NBFC फर्म के खिलाफ पहली बार ऐसा है मुकदमा पंजीकृत। क्या ये बात सवाल ये नहीं खड़ा होता है कि वाकई में जो जिस कॉकस की हम बात कर रहे हैं अभी तक बहुत सारे खुलासे इस तरह के निकल के आए हैं, जो बैंक से लेकर आपके जो पूरे जो सोसाइटी जब तक बनती है और जब तक वहां पर उसको हैंडओवर नहीं हो जाता पूरा कॉकस एक्टिव रहता है। और ये इस कॉकस का ही सबसे बड़ा खुलासा है कि बैंक से लेकर वहां और बिल्डर के ऑफिस तक आपको कैसे बेवकूफ बनाया जाए, आपका पैसा कैसे लिया जाए। और जो पीड़ित है जिस तरह से ब्रजवीर के जिस तरह से सामने बात निकल के आई है, क्या ये कॉकस के खिलाफ रेरा और जो सरकार की तमाम जो गाइडलाइंस है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी बनती है या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं प्राधिकरण भी कोई रोल इसमें प्ले करता है। जब कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको दे दी जाती है तो प्राधिकरण केवल ये अप्रूवल दे के पल्ला झाड़ लेता है। तो मौके पे जाके उसे ये देखना चाहिए कि भाई जो बिल्डिंग प्लान आपने बनाया है उसके हिसाब से आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो हो रहा है। आपने जिन टावरों का जो लेआउट प्लान दिया है क्या वो टावर एग्जैक्ट एग्जिस्ट करते हैं वहां उस प्रोजेक्ट में? हाँ।
तो यानी कि इस तरह कहीं ना की कहीं चीजें सीधी सीधी हैं बात और है कि पूरा कॉकस है जिसका सीधा सीधा जो संचालन है वो बिल्डर लॉबी से हो रहा था, और उसका सीधा सीधा फायदा बिल्डर को हुआ, लोगों को, बायर्स को बेवकूफ बनाया गया, धोखाधड़ी की गई। और उसके बाद में कहीं ना कहीं अब ये माना जा सकता है, क्योंकि रेरा की बात उठी तो भरत ने खुद बोला कि रेरा के अंदर भी ये प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है, और ऐसी स्थिति में बैंक को जब ये सीधे गाइडलाइंस जारी की गई है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में कोई लोन नहीं होगा, कोई अप्रूवल नहीं होगा, तो आखिरकार अगर लोन का पैसा पहले ही पहुंचा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल खड़े होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। इस तरह का ये जो सारी चीजें हैं, जब रेरा रेगुलेटरी है, पूरा सब कुछ मॉनिटरिंग रेरा का है, तो ये चीज भी मतलब देखने वाली है कि भाई इस तरह के प्रोजेक्ट कैसे ये इस तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो इसमें भूपेंद्र एक यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि 2017 में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बैठी थी, जस्टिस दीपक मिश्रा थे, उन्होंने भी सुपरटेक को लेकर एक्शन की बात कही थी, और रेरा के अधिकारियों को भी ये गाइडलाइन जारी की गई थी 2017, 18, 19, 20, हर साल ये प्रक्रिया चलती रहती है और सुपरटेक को लेकर मामला उछलता रहा है। वहां पर यह गाइडलाइन दी गई थी कि रेरा के अधिकारी कड़ी निगाह रखेंगे सुपरटेक के तमाम निर्माण कार्यों पर। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी लापरवाही इसमें है क्या? बिल्कुल देखने में आती है कि जब इस तरह का कोई रेरा प्रोजेक्ट कोई अप्रूव कर रहा है तो वहां जाके मौका तो रेरा की ये जिम्मेदारी बनती है कि फिजिकल वहां जाके देखे कि वास्तविकता क्या है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और प्राइमरी स्टेज पे जो रेरा को ये भी देखना चाहिए था कि एक लेटर मेरे हाथ लगा जब मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था इस मुकदमे में, तो प्राधिकरण का लगभग 12 करोड़ 122 करोड़ रुपए के आसपास इन पे बकाया है, जो लेटर अथॉरिटी की साइट पर अपलोड है। इसके बावजूद भी, इतना पैसा बकाया होने के बावजूद भी ये लोग इस तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत भूपेंद्र जी, क्या ये माना जा सकता है कि अब इस पूरे मामले पर सुपरटेक के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है और इस तरह का एक उदाहरण पेश किया जा सकता है जिससे कि जो बायर्स है वो शिकार ना बन पाए उन लोगों से? सर देखिए, ये तो वो लोग हैं जिनकी शिकायतें दर्ज हो जाती हैं। सुपरटेक एक ऐसा बिल्डर है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कोई थाना क्षेत्र होगा जहां इनका प्रोजेक्ट नहीं चल रहा होगा। बिल्कुल। तो इतना अच्छे से ये लोग मेंटेन करके रखते हैं कि शिकायतें ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाती है। एक नौकरी पेशा आदमी थाने के चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाता है, उसका कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और विवेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेघना बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और विजय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो फिलहाल अब इंतजार है कि इसमें क्या एक्शन होता है, और तमाम जगह जिस तरह से वकील ने भी जानकारी दी कि कोई भी ऐसा थाना शायद होगा जहां पर कि इनके विरुद्ध शिकायतें पंजीकृत नहीं है, लेकिन इंतजार सिर्फ एक्शन का है। इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।